नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज हर एक भारतीय, हर एक इंडियन कर्ज के बोझ में डे टू डे बेसिस पे फंसता चला जा रहा है और बंधता चला जा रहा है। दोस्तों, आप लोगों के चेहरे की जो मुस्कान देखते हैं, उनके पीछे कहीं न कहीं उनका फाइनेंशियली डिस्ट्रेस होने का दर्द छुपा होता है। आप किसी के साथ में भी अगर इंटरैक्ट करेंगे, हर एक दूसरा या तीसरा पर्सन इंडिया में कहीं न कहीं लोन या ईएमआई या इंटरेस्ट के तले दबा हुआ है आज की डेट में। कई लोग ऐसे हैं दोस्तों जो अपनी जो मंथली ईएमआई है वो नहीं दे पाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ईएमआई का इंटरेस्ट कई टाइम से नहीं दे पाया है और उसकी वजह से उनको रिकवरी एजेंट या फिर बैंकर्स जिन्होंने उनको लोन मुहैया कराया था, वो उनको फॉलो करते रहते हैं और सिचुएशन बद से बदतर होती चली जाती है, लेकिन वो अपना जो रीपेमेंट है वो बिल्कुल भी नहीं कर पाते। अब दोस्तों, समझने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक तरफ हम क्लेम करते हैं कि जो इंडिया की इकोनॉमी है वो वर्ल्ड की 4th पोजीशन पे आ गई है और आने वाले 5 या 7 साल में इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का क्लेम करता है। और दूसरी तरफ हम अगर स्टैट्स उठा करके देखते हैं तो जो स्टैट्स हैं वो काफी सरप्राइजिंग हैं, मतलब डरा देने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं लर्निंग से ज्यादा आपको यहाँ पे सचेत करने के लिए आया हूँ, आपको अवेयरनेस देने के लिए आया हूँ कि फाइनेंशियली हम चीजें जितना सिंसियरली नहीं ले रहे हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम या फिर हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स पे कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है, वो सारी चीजें समझने के लिए हमें वक्त निकालना और उनको टाइम से समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो इतनी देर हो जाएगी दोस्तों कि उन चीजों को करेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है दोस्तों, एक तरफ कहीं ना कहीं अगर आप देखते हो, फायर का कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड रिटायर अर्ली। एक तरफ हम फायर के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। कई लोग बोलते हैं मैं 40s में, 45 में, मैं 50 में, मैं 60 तक काम नहीं करना चाहता, मैं पहले ही रिटायर होना चाहता हूँ। दूसरी तरफ जब हम खबर पढ़ते हैं या फिर स्टैट्स देखते हैं या फिर गवर्नमेंट के या फिर आरबीआई के लोन या फिर लोन की रिकवरी को लेकर के या फिर जो पेमेंट रीपेमेंट में डिलेज हैं उनको देख करके या फिर एनपीए के जो केसेस है जब उनको हम देखते हैं, तो दोनों ही चीजें काफी अटपटी लगना शुरू हो जाती हैं और कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि फैक्ट क्या है उसको जानना बहुत जरूरी है। तो वो क्यूरियसिटी और वो अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, सो दैट दोस्तों हम खुद भी सीखें और अपने आगे आने वाली जनरेशंस मीन्स अपने सिबलिंग्स हो गए, अपने भाई बहन हो गए, अपने बच्चे हो गए या फिर अपनी सराउंडिंग्स और सोसाइटी हो गई, उनको अवेयर करना बहुत जरूरी हो गया है। दोस्तों, एक मनी कंट्रोल का आर्टिकल है जिसमें बहुत ही सरप्राइजिंग चीज उन्होंने मेंशन की है। उन्होंने बताया कि इंडिया में हर एक 10 में से 6 लोग ऐसे हैं जो आज की डेट में अपने लोन की ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं या फिर इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे। 10 में से 6 मींस 60% की बात कर रहे हैं वो लोग। वो ऐसा बोल रहे हैं कि हर एक जो इंडिया में लोन इशू होता है, उनको इशू करने के बाद में कहीं ना कहीं इंडियंस अपनी ईएमआई देने में बहुत स्ट्रगल करते हैं। राइट? उनका एक आर्टिकल है, वो लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो समझने वाली बात है दोस्तों कि हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या वजह है जो हमें लोन लेने पे तो बहुत ही मोटिवेट करती है, फिर इंस्पायर करती है। हम सब कुछ सही रहता है, सब कुछ एकदम वेल प्लान लगता है कि हाँ हम ईएमआई दे देंगे और इतने टाइम में कंप्लीट भी कर लेंगे सारी जो लाइबिलिटीज हैं। बट जब बात आती है एक्चुअल प्रैक्टिकली ईएमआई देने की, तब चीजें वैसी क्यों नहीं मैच होती हैं जैसा हमने प्लान किया होता है। क्या ये हमारी गलत फाइनेंशियल प्लानिंग की वजह से है या फिर हमारे लोन को लेकर के डेस्परेशन की वजह से है या फिर बढ़ते हुए इन्फ्लेशन की वजह से है या फिर कहीं ना कहीं जो आज की डेट में लोन जिसे पाना बहुत आसान हो गया है उसकी वजह से। तो समझना पड़ेगा दोस्तों, वही सारी चीजें आज के हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, जानने वाले हैं और वो अवेयरनेस हम अपने आप को और अपनी सोसाइटी को देना चाहेंगे, सो दैट जो लोग ऑलरेडी फंस चुके हैं वो निकल कैसे सकें, जो लोग ऑलरेडी उस प्रोसेस में हैं वो कैसे किन स्टेप्स को फॉलो करके अपने आप को सेव कर सकते हैं। राइट? तो दोस्तों, मैंने ऑलरेडी आपको शेयर किया कि मनी कंट्रोल का एक आर्टिकल है जिसमें उन्होंने बहुत ही एक आई ओपनिंग एक स्टैट्स शेयर किया हुआ है, वो मैं लिंक में शेयर कर दूंगा। और उन्होंने रीजन क्या बताया दोस्तों, मैं आपको रीजन शेयर करता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों लोग ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं। ईएमआई तो छोड़िए, उसका इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे हैं और उनका जो एनपीए केसेस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। दोस्तों, एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जब आप कॉन्टिन्यूअसली 90 डेज यानी 3 महीने तक अगर अपनी ईएमआई नहीं पे कर पाते हो, तो आपका जो केस है वो एनपीए में काउंट होना शुरू हो जाता है। आपके पीछे बैंक, रिकवरी एजेंट या फिर जो भी उनके कंसल्टेंट हैं,
उनको हायर करती है और फिर वो आपसे कॉन्टैक्ट कर इस्टेब्लिश करते हैं कि आप लोन कैसे दे सकते हो, या फिर और क्या क्या फैसिलिटीज हैं जो मीडिएट की जा सकती हैं, सो दैट उनको उनका जो प्रिंसिपल है और जो इंटरेस्ट है वो बाकायदा मिल जाए। राइट। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला उन्होंने बताया हुआ कि 31% ऐसे केसेस हैं जहां पे लोग अपनी जॉब किसी ना किसी रीजन की वजह से छूट जाती है और वो जो उनकी ईएमआईज होती हैं वो रीपे नहीं कर पाते हैं। देखिए दोस्तों, हम इंडिया में कॉर्पोरेट कल्चर के बारे में बहुत ही अच्छे से अवेयर हैं। राइट। तो फॉर्मल कॉर्पोरेट मींस फॉर्मल सेक्टर हो गया, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर इतना बड़ा है जहां पे गिग वर्कर्स या डेली वर्कर्स, डेली वेजेस के बेसिस पे ऐसे लोग जिन्होंने 4 घंटे काम किया, उस 4 घंटे का पेमेंट किया, या फिर एक दिन काम किया, उस एक दिन का पेमेंट किया और नेक्स्ट डे वो कहीं और काम कर रहे होते हैं। तो वो क्या, जॉब की स्टेबिलिटी नहीं है। तो 31% ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोन लिया लेकिन उनकी जॉब की कोई स्टेबिलिटी थी नहीं। राइट। जिसकी वजह से उनकी इनकम रेगुलर नहीं थी, वो अपनी मंथली प्लान या फिर पे आउट्स प्लान नहीं कर सकते थे और वो स्ट्रगल करते हैं रेगुलर बेसिस पे अपनी लोन की ईएमआई देने में। तो इनफॉर्मल सेक्टर्स में बहुत ज्यादा लोन जो चला गया है। देखिए दोस्तों, होता क्या है, जो बड़े बड़े केसेस आते हैं, डिफॉल्ट केस, जैसे विजय माल्या हो गए, बिजनेसमैन के जितने भी केसेस आते हैं, सुब्रत रॉय हो गए, ठीक है, इनके केसेस तो हाईलाइट होते हैं कई बार। लेकिन जो छोटे छोटे अमाउंट होते हैं ना, जहां पे लोग 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 के लोन लेकर के उनकी जब रिकवरी के केस आते हैं, तो मैंने कई केसेस सुने जहां पे 20-25,000 रुपए का लोन है, वहां पे बोल रहे हैं कि रिकवरी वाले बोलते हैं कि 2 या 2.5 लाख रुपए का अमाउंट हो गया। उसका रीजन क्या है कि उनकी उतनी क्रेडिबिलिटी होती नहीं है, उनको लोन फिर भी किसी ना किसी तरीके से मिल जाता है। देने का पर्पस भी यही होता है कि सो दैट उनसे हाई इंटरेस्ट रेट वसूला जा सके, और वो इंटरेस्ट रेट 20%, 25%, 30%, कई बार 35-40% भी होता है। और डेस्परेशन या अर्जेंसी ऐसी होती है, फाइनेंशियल अवेयरनेस होती नहीं है, वो उस लोन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और ले लेते हैं। राइट। तो ये प्रॉब्लम है दोस्तों। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं, 28% ऐसे लोग हैं दोस्तों जो अपनी मतलब हैंड टू माउथ बेसिस पे अपनी लाइफ लिवलीहुड जी रहे हैं। मतलब सैलरी 25,000 है तो उनके लोन भी शायद 25 से 30,000 के आसपास होंगे। कई लोग तो ऐसे हैं, एक्चुअली ऐसे हैं कई लोग जिनकी सैलरी उनकी ईएमआई से कम है, और फिर उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए एक नई फैसिलिटी मार्केट में अवेलेबल है, टॉप अप लोन की। रेगुलर बेसिस पे कॉल्स आते रहते हैं, मेरे पास भी आते हैं, मैंने कई लोगों से बाहर भी सुना हुआ है। टॉप अप लोन्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आपको 5 लाख तक का एक कवर प्लान दे देंगे, उसमें से आप जितना यूज करोगे उतने पे आपको इंटरेस्ट पे करना रहेगा और उतना ही आपको अमाउंट पे करना रहेगा। तो लोगों में क्या है, एक क्यूरियोसिटी बढ़ाते हैं, क्रेविंग्स बढ़ाते हैं कि हाँ 5 लाख की लिमिट है, मैंने भी 1 लाख लिया हुआ, 4 लाख मेरे पास और है एज ए बैकअप। और वो बैकअप कब कब मतलब अनड्यू रीजन की वजह से वो लोन उठा लेते हैं और डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, पता नहीं चलता। तो ऐसे 28% लोग हैं दोस्तों जिनका लोन और ईएमआई की जो लाइबिलिटी है वो या तो बराबर चल रही है, या फिर लोन उनकी इनकम से, ईएमआई उनकी इनकम से ज्यादा है। राइट। नेक्स्ट बताया गया है, हमारे यहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी को सीरियस नहीं लेते हैं। हम हर कोई कहता है कि आप मेडिकल इंश्योरेंस कराइए, टर्म इंश्योरेंस कराइए। रेगुलर बेसिस पे इतने सारे एडवर्टाइजमेंट किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ठीक है, आईआरडीए की तरफ से, जो कि ऑथराइज है, जो कि सुपरविजन करती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी सेक्टर को, उनकी तरफ से। बट कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ये हम लोग सीरियस है नहीं दोस्तों। हमारे मेडिकल जो इंश्योरेंसेस हैं वो प्रॉपर इंटैक्ट है नहीं। कब कहाँ किसके पास कैसी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए दोस्तों पता नहीं है। और आज की डेट में जो मेडिकल इन्फ्लेशन है ईयर ओवर ईयर, वो 15% से ज्यादा है। इतना तो दोस्तों ना तो नॉर्मल इन्फ्लेशन है और ना ही इतना किसी कॉर्पोरेट सेक्टर के किसी भी एम्प्लॉय का इंक्रीमेंट होता है। एक एवरेज इंक्रीमेंट जो दोस्तों आज की डेट में बताया जाता है, दैट इज 9% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 25। ठीक है, आपका इंक्रीमेंट हो रहा है 9% का, मेडिकल इन्फ्लेशन चल रहा है 15% का। आप सोच सकते हो आप कैसे उस एक्सपेंस को कवर करोगे जब भी आपके पास ऐसी इमरजेंसी आएगी। तो 19% ऐसे केस बताए हैं मनी कंट्रोल ने, जिन्होंने कहीं पे भी कोई भी इंश्योरेंस ना होने की वजह से उनको सब कुछ अपना घर का सामान वगैरह बेचना पड़ गया था और फाइनेंशियली वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस सिचुएशन में आ गए थे और परेशान है आज भी। ऐसे केस 90% है। इसलिए दोस्तों ये आई ओपनिंग मैटर है। आपको सबसे पहले आपके हाथ में आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी कंपनी ने प्रोवाइड कराया देन दैट इज ओके, अदरवाइज आपके पास अपना खुद का एक प्लान होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मत इसको इग्नोर करिए प्लीज। नेक्स्ट है दोस्तों क्रेडिट कार्ड। ईयर ओवर ईयर मनी कंट्रोल बोलता है 28.4%
ड्यू ओवर ड्यू अमाउंट बढ़ता चला जा रहा है, इतना बर्डन होता चला जा रहा है। अच्छा, इसकी वजह से क्या है, जो क्रेडिट कार्ड के हिडन चार्जेस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं से रिकवरी तो करेंगे ही आपसे। इसी वजह से लोग बोलते हैं कि क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट होता है वो 35, 40, 50% तक चला जाता है। यही रीजन होता है। तो आपको लगता है कि क्रेडिट कार्ड से फैसिलिटी अच्छी है, 50-52 डेज के अंदर हम रीपे कर सकते हैं, लेकिन जब आप उस डेट ट्रैप में फंसोगे तब जो इंटरेस्ट रेट आपका लगेगा, आपने जितना ही पैसा लगता है आपको कि आपने बचाया होगा सब कुछ चला जाएगा और उससे ज्यादा लेके जाएगा। तो क्रेडिट कार्ड आपको उसी प्रॉपर वे में अवेल करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए जितना आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और उसे आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए, कभी भी आप उसको मिनिमम ड्यू या फिर अलग अलग तरीकों से क्लोज करने की कोशिश मत करिए, राइट। अब देखिए दोस्तों, ये सारे फैक्टर्स मिल करके करते क्या है, कहीं ना कहीं जो बोरोवर होता है ना उसको डिफॉल्टर बना देते हैं, ठीक है ना। हमारी सिर्फ और सिर्फ छोटी सी गलती, हमारी अवेयरनेस का जो लैक ऑफ अवेयरनेस है, उसकी वजह से हम डिफॉल्टर साबित हो जाते हैं। और ये मैटर कहाँ तक पहुंचता है, हैरेसमेंट कॉल आना शुरू हो जाते हैं, लोग आपके फैमिली मेंबर्स को टारगेट करेंगे, लोग आपकी सराउंडिंग्स, आपके जो पड़ोसी होते हैं उनको अप्रोच करेंगे, उन पे जाकर के एलिगेशन बताएंगे, डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, ठीक है ना। कई ऐसी प्राइवेट ऐप्स हैं जहां से लोगों ने लोन लिया हुआ है, वो आपकी पर्सनल फोटोग्राफ्स और वीडियोस वायरल करना शुरू कर देते हैं। ऐसे कई केसेस मैंने सुने हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप की अलग अलग एक्टिविटीज मार्केट ने एडहेयर की हैं, अडॉप्ट की हैं, जस्ट टू रिकवर देयर मनी, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि किस तरीके से लोग डेट ट्रैप में फंस रहे हैं, वो सारे स्टैट्स हम लोगों ने अभी समझे। अब देखिए दोस्तों, डेट ट्रैप होता क्या है उसको समझ लेते हैं। बड़ी सिंपल सी साइकिल होती है डेट ट्रैप की, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहला दोस्तों है कि मार्केट में आज की डेट में जो लोन है वो बहुत आसानी के साथ मिल जाता है। एक टाइम था जहां पे पेपर प्रोसेस होता था, घर का वेरिफिकेशन होता था, बैंकर्स पेरेंट से मिलते थे, गारंटर से मिलते थे पर्सनली, ठीक है ना, गारंटी ली जाती थी। बट आज की डेट में नॉर्मल आप 5 मिनट के अंदर आप अपने स्मार्टफोन से 2-3 क्लिक करके और 1-2 ओटीपी इनपुट करके आप लोन बड़े आसानी से घर बैठे प्राप्त कर सकते हो। तो वो एक बड़ी खतरनाक चीज है दोस्तों। सेकेंड क्या है दोस्तों, उसकी वजह से जो खर्च है, ठीक है ना, जो लिक्विडिटी है वो बढ़ती चली गई, पैसे का जो फ्लो है बढ़ता चला गया, क्योंकि सबको ये लगता है कि मनी इजीली अवेलेबल है, मैं पहले यहाँ पे अपनी जो मैक्सिमम नीड है वो सेटिस्फाई कर लेता हूँ, अगर और जरूरत पड़ेगी तो और ले लूंगा। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो पैसे का फ्लो होता है, जो खर्च होता है, वो बहुत बढ़ जाता है, ठीक है ना, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हो। इसी को मिसमैनेजमेंट बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पे फाइनेंशियली आप चीजें मिसमैनेज कर जाते हो, आप बजट के अकॉर्डिंग नहीं चलते हो, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग नहीं चलते हो, आप अपनी क्रेविंग्स के अकॉर्डिंग चलते हो। जब ऐसा होता है तो नेक्स्ट मंथ जब आता है दोस्तों, आपकी ईएमआई देने के लिए आपके पास पैसा नहीं होता और आपकी ईएमआई मिस होना शुरू हो जाती है। अब आता है मेन प्रॉब्लम, जो डेट ट्रैप का जो प्रॉब्लम है वो यहाँ से शुरू होता है। जब ईएमआई मिस आउट होना शुरू होती है तो आपके पास रिकवरी एजेंट्स या फिर बैंकर्स कॉल करेंगे, आपका जो अमाउंट है वो आपसे कंप्लीट अमाउंट मांगेंगे, फिर आपसे बोलेंगे एटलीस्ट इंटरेस्ट पे कर दीजिए इस मंथ का, ठीक है ना। आप उसको क्लोज करने के चक्कर में आप एक नया लोन लेने की कोशिश करेंगे, बिकॉज आपको लगेगा कि ये किसी भी तरीके से कोई भी हथकंडा अपना सकते हैं इस लोन को रिकवर करने के लिए। आप एक फिर से जाएंगे फाइनेंशियर के पास में, प्राइवेट फाइनेंसर के पास में या फिर किसी के पास में भी, और उस वक्त आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट रेट क्या है। आप एक डेस्परेशन स्टेट में होंगे कि कैसे भी करके मुझे पुरानी वाली जो ईएमआई है, जो ड्यू है, जो इंटरेस्ट लग रहा है, उसको सेटल करना है इस मंथ। अच्छा, सामने वाली पार्टी को पता रहता है कि आप डेस्परेशन स्टेट में आए हो, सब उनके पास सारा डेटा रहता है, आपके पैन के बेसिस पे, आपकी क्रेडिबिलिटी के बेसिस पे सब पता रहता है कि इनका पुराना जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है वो ऐसा है। बट फिर भी वो कहीं ना कहीं आपको लोन इशू कर देंगे और पुराने वाला जो लोन आपने उठाया था उससे ज्यादा के अमाउंट में इशू करेंगे, ठीक है ना। उनको पता है कि अर्जेंसी है, ये लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और देंगे भी, वापस भी देंगे। इससे क्या होता है दोस्तों, जो इंटरेस्ट का बर्डन होता है वो बढ़ता चला जाता है और कहीं ना कहीं फिर आपकी वही सिचुएशन आ जाती है कि आपकी इनकम उतनी होती नहीं जितना आपका आउटफ्लो चालू है, सारे लोन्स, उनकी ईएमआई, उनका इंटरेस्ट मिला करके। इस तरीके से दोस्तों हमारे कई सारे ऐसे भारतीय नागरिक हैं जो डेट ट्रैप में फंस गए हैं और बुरी तरीके से फंस गए, ठीक है ना। तो दोस्तों, इसी को और थोड़ा डिटेल में समझते हैं और समझते हैं कि डेट ट्रैप में फंसने की जो मुख्य वजह है वो वजह क्या है। क्विकली उनको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। वैसे सबको पता है, लेकिन अवेयरनेस का वीडियो है तो उन चीजों को हाईलाइट करना और टच करना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे बड़ी पहली चीज है कि फिनटेक और जो एनबीएफसी है, ठीक है ना, जो बाई नाउ पे लेटर वाली जो स्कीम आ गई है मार्केट में, इसने सबसे ज्यादा परेशान किया है, सबसे ज्यादा डिसरप्शन इसी ने लाके खड़ा किया है, जिसकी वजह से लोगों की क्रेविंग्स बढ़ती चली जा रही हैं और वो डेस्परेटली लोन ले रहे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ चाहे उनकी कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री हो, कोई भी उनका वेरिफिकेशन नहीं होता है, उनको लोन इजीली प्रोवाइड कर दिया जाता है।
बिकॉज सारी चीजें आज की डेट में सिस्टम में है, डिजिटली अवेलेबल है, आप कहीं भाग के नहीं जा सकते। ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, जो स्लो इनकम ग्रोथ है और हाई इन्फ्लेशन का जो रेशियो है, एक एरो नीचे जा रहा है, दूसरा एरो ऊपर जा रहा है, उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है कई बार डिस्टर्ब हो जाती है। उसका रीजन क्या है दोस्तों, हम जब बजटिंग करते हैं हम ब्रीथिंग स्पेस रखते नहीं, हम बिल्कुल कट टू कट चलते हैं। इतनी ईएमआई, इतना हमारा मंथली एक्सपेंसेस खत्म, काम ओवर हो गया। हल्का सा भी ब्रीथिंग स्पेस हमने नहीं रखा किसी भी इमरजेंसी के लिए। आपके हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, फैमिली में कोई इमरजेंसी पड़ सकती है, आपकी जॉब लॉस हो सकता है, कुछ भी, तो हम ब्रीथिंग स्पेस कहीं रखते नहीं है। तो वो एक बहुत बड़ा इश्यू है दोस्तों। ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, जो अनसिक्योर्ड लोन आज की डेट में अवेलेबल हो गया, चाहे वो पर्सनल लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, आपके मोबाइल लोन्स हो। ठीक है ना। लोग कई बार ट्रिप और वेकेशन पे जाते हैं ईएमआईज वगैरह प्लान करके, पता चला जो ईएमआई 1.5 या 2 साल की प्लान की थी उतने में उनकी जॉब ही नहीं रही, या फिर उनको एक स्टेट से, एक सिटी से दूसरी सिटी शिफ्ट कर दिया जाता है, उसकी वजह से जो उनकी मंथली जो कॉस्ट थी वो बढ़ जाती है, वो इन्फ्लेट कर जाती है, तो कई सारे बजटरी इशू हो जाते हैं। ठीक है। तो अल्टीमेटली दिखाता है क्या दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारी जो लैक ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है इन सारी चीजों में, मतलब डेट ट्रैप में फंसने में हमारा। ठीक है ना। ठीक है। तो इवन अगर आप बेसिक अवेयरनेस भी रखोगे, जो आपके पेरेंट्स ने, जो आपके माता पिता ने आपको बताई या सिखाई है, उससे भी आपकी जो लिवलीहुड है उसमें कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है ना। तो आप अगर मंथली हल्का सा ब्रीथिंग स्पेस रखते हो, आपकी सैलरी 20,000 है, उस 20,000 में 2-2.5 हजार रुपए अगर आप साइलेंटली साइड कर दोगे इमरजेंसी फंड के लिए भी, तो भी चलेगा। जब आपको इमरजेंसी आएगी तब आपके पास वो फंड काम आएगा। आप डेस्परेशन में किसी के पास 10,000 रुपए का लोन लेने जाओगे तो आपको 18, 20, 25% का लोन मिलेगा। ठीक है ना। आप उतना अमाउंट भी अगर आप बचा बचा के चलोगे तो ऐसी सिचुएशन आएगी नहीं जहां पे आपको छोटे छोटे लोन लेने पड़े और फिर उन पे टॉपअप्स कराना पड़े। तो प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है, हमें उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। तो मेन है दोस्तों, एक्चुअली मार्केट में जो क्रेडिट ग्रोथ है वो बढ़ती चली जा रही है। ठीक है ना। बहुत ज्यादा लोग लोन के लिए डेस्परेट हैं। ठीक है। लोगों के पास पैसा भी है एक्चुअली, लेकिन उसी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारे इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। नहीं तो पहले इंटरेस्ट रेट 9%, 10% होते थे, 11-12% होते थे, आज की डेट में 17-18% से शुरू होते हैं, और वो कहां तक जाते हैं कुछ नहीं पता। आपसे मतलब स्टार लगा करके क्या क्या किन किन टर्म्स कंडीशन पे साइन करा लिए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। और ये सारी चीजें बाद में जाके जो इशू होता है डेट ट्रैप में फंसने के बाद में, वो फिर वही होता है कि हम कई बार क्या होता है, बचते फिरते हैं, लोगों से बचना शुरू हो जाते हैं। जब भी आपको रिकवरी एजेंट्स कॉल करते हैं, बैंकर्स कॉल करते हैं, तो कई लोग उठाते नहीं हैं। ठीक है। अपने घर के एड्रेस चेंज करना शुरू कर देते हैं, मोबाइल नंबर चेंज करना शुरू कर देते हैं, काफी सारी प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा क्यों करना दोस्तों, मतलब ऐसा डिसीजन क्यों लेना जहां से आप अपनी आइडेंटिटी को ही रिस्क में डाल दें, राइट। तो अब दोस्तों इस वजह से समझते हैं कि डेट ट्रैप में अगर आप फंस गए हो तो उससे निकला कैसे जा सकता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज मैं एक मिथ क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है। और ये बहुत ही मेन पॉइंट है इस वीडियो का। देखिए, अगर आप टाइमली पेमेंट रीपे नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, तो दिस इज नॉट अ क्राइम। ये क्राइम नहीं है, दिस इज अ वायलेशन। ठीक है ना। वायलेशन किस चीज का है, दो पार्टीज के बीच में, बोरोवर और बैंकर के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। आपने एक सम अमाउंट लिया था, उस पर एक इंटरेस्ट रेट एग्री किया था रीपे करने के लिए, और एक सर्टेन टेन्योर में आपने बोला था आप उसको रीपे कर दोगे, और आपने उस पर अंडरस्टैंडिंग दी थी, साइन किया था, राइट। तो वो एग्रीमेंट का सिर्फ और सिर्फ वायलेशन हो रहा है। तो इट इज नॉट अ क्राइम। सबसे पहले आपको समझना चाहिए, जो आप बचना, भागना, एड्रेस चेंज करना, मोबाइल नंबर चेंज करना शुरू कर दे, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं वो ही आपके फिर पड़ोसियों को, आपके रिलेटिव को, आपके ऑफिस में, बाकी जगह जाना शुरू कर देते हैं। और मैंने ऐसे कई केस देखे, तो बहुत सारे केस अपने रिश्तेदारों में देखे, अपने रिलेटिव में देखे, अपने फ्रेंड सर्कल में देखे, कई जगह देखे हुए, मैं विटनेस हूं इन सारे केसेस का। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप भागिए मत, बिल्कुल मत भागिए। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने आप को अवेयर करिए, वही चीज बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है ना। अब देखिए, ये क्राइम कब कब नहीं है, लेकिन ये सिविल मैटर जरूर हो जाता है, क्योंकि आपने दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट किया हुआ है, बना हुआ है। ठीक है। तो सिविल मैटर जरूर है। ठीक है। तो जुडिशरी बिल्कुल इन्वॉल्व होगी अगर आप अपने प्रोमिसेस फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। अब देखिए, जब आपका लोन डिफॉल्ट होता है तो क्रिमिनल एक्टिविटीज में कब कन्वर्ट हो सकता है, उसके दो ही केस हो सकते हैं। सबसे पहला, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर किसी भी रीजन की वजह से आप लोग कोर्ट में गए हो, दोनों पार्टीज, कोर्ट में जो भी एग्री होता है, अगर आप
उससे एग्री होने के बाद में भी आप उन चीजों को फॉलो नहीं करते हो, बच रहे हो, उसके बाद भी उन चीजों को वायलेशन कर रहे हो, तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो, वहां पे जाके आप फंस सकते हो। ठीक है ना, वहां पे फिर आपके ऊपर चार्जेस लगना शुरू हो जाएंगे और तब आप दिक्कत में आ सकते हो। दूसरा क्या है, अगर आपने कोई भी फ्रॉडलेंट इंटेंट नहीं है, आप लोन रिपे एक्चुअली नहीं कर पा रहे हो। कई बार क्या होता है दोस्तों, मैं एक एग्जांपल देता हूं। मेरा एक फ्रेंड था, उसने जॉब स्विच की। अब जॉब स्विच तो किया, लेकिन जो नोटिस पीरियड था वो 3 महीने का था, ठीक है ना। तो उसने अपनी सेविंग्स यूज की, इन्वेस्टमेंट यूज नहीं किया। उस ड्यूरेशन में उसकी कैपेसिटी में नहीं था कि वो अपनी ईएमआई पे कर सके। उसने बैंकर्स को अप्रोच किया, अपना ऑफर लेटर, अपना रेजिग्नेशन लेटर दिखाया, अपना ऑफर लेटर दिखाया और अपॉइंटमेंट लेटर दिखाया। उसने बोला कि मुझे इतना टाइम चाहिए, तो वहां पे उसका जो लोन था वो रिस्ट्रक्चर किया गया प्रॉपर। तो आप ऐसे फैक्टफुल जब भी सिनेरियो में आओगे और आप बैंकर्स को अप्रोच करोगे, आपकी बात मानी जाएगी, आपका सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन अगर आपका इंटेंट कहीं ना कहीं फ्रॉडुलेंट है, तब दिक्कत है। आपकी इंटेंशन कुछ और है, आप कर कुछ और रहे हो, बोल कुछ और रहे हो, और वो चीज पकड़ी जाएगी, तब आपको दिक्कत है। तो 2 ही केस में आप पकड़े जा सकते हो। सबसे पहला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, दूसरा है अगर आप किसी भी फ्रॉडुलेंट इंटेंट में इन्वॉल्व हो, तब आपको मुसीबत हो सकती है। तब कहीं ना कहीं फिर आपके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है और वहां पे आप परेशानी में आ सकते हो, राइट। अदरवाइज इट इज नॉट अ क्राइम, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, इन चीजों को मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैंने कई सारे ऐसे केसेस सुने हैं कि फाइनेंशियली डिस्ट्रेस होने के बाद में, लोन ना दे पाने की वजह से, रिकवरी एजेंट्स के प्रेशर की वजह से लोगों ने अपनी सिटीज चेंज कर ली, अपनी स्टेट चेंज कर ली, कई लोग तो कंट्री छोड़ के भाग गए। वर्स्ट तो तब होता है जब लोग सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। अरे आपको अपना राइट पता होना चाहिए, आपको अपना राइट नहीं पता, इस वजह से आप ये सारी हरकतें कर रहे हो। तो अवेयरनेस रखना बहुत जरूरी है। आप अवेयर होइए ना, वही चीज मैं आपको इस वीडियो में समझाना चाह रहा हूं। तो आपको जो भी रिकवरी एजेंट है उनको अटेंड करना है, उनसे बात करनी है, बिल्कुल उनके साथ मीटिंग फिक्स करिए, बात करिए, डिस्कस करिए, अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, और उनसे वो आपको मीटिंग फिक्स करा के देंगे। वो आपकी हेल्प के लिए हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा आपको हैरेस करेंगे। बैंक उनको आपको अप्रोच करने के लिए भेजता है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, लोन चुका पाना कोई अपराध नहीं है, ये आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन आप उसको अपनी एक्टिविटीज से अपराध में कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि आपको नहीं करना चाहिए, राइट। अब देखिए दोस्तों, तो स्टेप्स क्या होते हैं, कैसे आप इन सारी चीजों से बच सकते हैं, मैं वो चीज हाईलाइट कर देता हूं। सबसे पहले, जैसा मैंने आपको बताया, लेंडर्स जो भी आपके बैंकर्स हैं, आप उनको अप्रोच करिए, अपनी जो ईएमआई है या फिर अपना जो लोन है उसको रिस्ट्रक्चर करा लीजिए, बड़ा इजिली हो जाता है। बेसिक चीज ये है दोस्तों, जो आपकी फाइनेंस बोलता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऐसा बोलता है रूल बुक में, कि आपका जो लोन है, जो आपकी ईएमआईज हैं, वो आपकी टोटल इनकम की 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आइडियल रेशियो है। बहुत ज्यादा अर्जेंसी है, ठीक है, कहीं आप मतलब घर वगैरह ले रहे हो, तो बात अलग है कि आपके पास एक एसेट आ रही है, आप 30 को 40% तक कर सकते हो, बट उससे ज्यादा नहीं चाहिए। अदरवाइज कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपको जो डेली बजट्स हैं, डेली नीड्स हैं, वो मुश्किल हो जाएंगी। दूसरा क्या है, जैसे जैसे आपका रेशियो 30, 40, 50, 60, 70 बढ़ता जाएगा, आपका सिविल स्कोर डाउन होता जाएगा। सिविल स्कोर डाउन होता जाएगा, हो सकता है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी हो, बट आपका जो इंटरेस्ट रेट है वहां पे आप नेगोशिएट नहीं कर पाओगे। अगर आपको होम लोन लेना है तो आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो हायर साइड पे ही होगा, राइट। हो सकता है आप अपनी मतलब ईएमआई टाइम पे देते हो, लेकिन आपकी जो कैपेबिलिटी है, जो आपका जो जो थ्रेशोल्ड है 30% का इनकम वर्सेस योर एक्सपेंसेस का या ईएमआई का, लोन की बात कर रहा हूं मैं, वो 30% के थ्रेशोल्ड को आप क्रॉस कर चुके हो ना, तो वो इंटरेस्ट रेट का जो मीटर है वो एरो भी ऊपर ही जाएगा, वो नीचे नहीं आएगा। इसलिए अगर आप उसको कंट्रोल करते हो, तो आपके पास जो ब्रैकेट होगा इंटरेस्ट रेट का, वो लोअर साइड का लगेगा, अपर साइड का नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि 30%, आपकी इनकम का 30% तक के ही आपके पास फाइनेंशियल बर्डन होना चाहिए, लाइबिलिटीज होनी चाहिए, आपके जो मंथली एक्सपेंसेस हैं उनको हटाने के बाद में। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है इमरजेंसी फंड। नॉर्मल छोटे छोटे 25,000 का आपकी सैलरी, 10% बचा के 2,500 रुपए बचा करके 6 महीने के लिए बचा लीजिए और उसको एक एफडी में लगा दीजिए। मत टच करिए उसको, बिल्कुल ही मत टच करिए। जब बिल्कुल एक डू और डाई वाली स्टेज आ जाए, तब आप उसको विड्रॉ करिए, अदरवाइज तब भी मत करिए। बहुत सपोर्ट करेगी आपको, आपके पास एक बैकअप की तरह खड़ी रहेगी, आप उससे बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहोगे हमेशा, ठीक है। और उस अमाउंट को आप हर साल बढ़ा सकते हो जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाती है, इंक्रीमेंट होता जाता है, राइट। तो दोस्तों नेक्स्ट है, कई बार मैंने देखा एक नया फैशन आ गया है, 10,000, 12,000, 15,000, 5,000 के लोन के अमाउंट लोगों ने चूज करना शुरू कर दिया। ये छोटे छोटे लोन से बचिए। ये छोटे छोटे लोन का जो इंटरेस्ट रेट है 20%, 25%, 30%, ये बहुत मारता है दोस्तों। और अगर आप ये कई मल्टीपल छोटे छोटे लोन्स में अगर आप फंस गए, तो ये आपकी ईएमआई
जो इंटरेस्ट रेट है वो कहां से कहां पहुंचा देगा आप सोच भी नहीं सकते, नहीं सोच सकते दोस्तों। मैंने ऐसे कई केसेस देखे जहां पे 25,000 का अमाउंट 5 लाख में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फाइन, पेनल्टी और जो इंटरेस्ट रेट है वो इतने हैवी साइड पे लगाए हुए हैं कि प्रिंसिपल तो साइड ही हो जाता है, राइट। तो छोटे छोटे लोन के अमाउंट कभी मत लीजिए, कभी भी मत लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट देखिए, अगर आप किसी भी कर्जे में फंसे हुए तो हमेशा याद रखिए कि समस्या हमेशा तब तक भारी लगती है जब तक हम उससे भागते हैं। जब तक हम उससे भागते हैं तभी तक आपको चीजें अनसॉल्व लगेंगी, ट्रबलसम लगेंगी, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही हम चीजों को समझना शुरू कर देते हैं, रास्ते ऑटोमेटिक खुलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो चीजों को समझना, ऑब्जर्व करना, अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। भागिए मत उन सारी चीजों से। देखिए, आदमी जो है दोस्तों अपने खर्चे पर नियंत्रण रख सकता है और आपको नियंत्रण रखना भी चाहिए। हर एक जो ईएमआई है वो एक चेतावनी के बराबर है आपके लिए, ठीक है। अगर आप उसको मतलब कंस्ट्रक्टिव वे में अगर आपने लोन लिया हुआ है दैट इज ओके, लेकिन अगर वो कहीं ना कहीं डेप्रिशिएटिंग आपके ऊपर एक कॉस्ट बना हुआ है तब दिक्कत है। तो वो आपको एक चैलेंज की तरह, एक एक कॉशन की तरह आपको देखना चाहिए और आपको उस अपनी मिस्टेक को रिपीट नहीं करना चाहिए। वहां से आपको लर्निंग लेना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। सीखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। तो याद रखिए दोस्तों, कर्ज आपके जीवन की परिभाषा नहीं है, ठीक है ना, आधार नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक अध्याय है, एक चैप्टर है। तो इससे भागिए मत, इससे भागिए मत, ऑफेंड मत होइए। सिर्फ अपने जो डिसीजंस हैं उनको थोड़ा सा नाप तोल करके लीजिए। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, स्वतंत्र होने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ जागरूक होना जरूरी होता है। तो फाइनेंशियल डिपेंडेंस तभी आएगी जब आप जागरूक होंगे, राइट। तो दोस्तों इस सेशन में इतना ही आपके लिए। इसी टाइप के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।